नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी खबर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव को पूरी तरह बदल सकती है। महीनों की खामोशी के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत ने उसके नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। और ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये नैरेटिव वॉरफेयर, इंटरनेशनल प्रेशर और मिलिट्री डॉक्ट्रिन का आप कह सकते हैं एक फैसिनेटिंग केस स्टडी है। हाँ, आज हम इसी की परतें खोलेंगे। बिल्कुल, हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान ने क्या माना है, बल्कि ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असल में हुआ क्या था। हाँ, और पाकिस्तान इतने महीनों तक इनकार क्यों करता रहा? एग्जैक्टली और अब अचानक उसे सच क्यों कबूल करना पड़ रहा है। और सबसे जरूरी, इस पूरे घटनाक्रम का भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ता है। ये एनालिसिस जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जरूर। ये पूरा मामला इंटरनेशनल रिलेशंस में डिनायबिलिटी और एडमिशन के बीच के डांस को समझने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने असल में एक शब्द क्या कहा और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इशाक डार ने जो कहा वो आधा सच है और आधा मतलब एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश। अच्छा। उन्होंने माना कि भारत ने 80 ड्रोन से एक बड़ा हमला किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले तो वो किसी भी हमले से ही इनकार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दी कि पाकिस्तान ने उन 80 में से 79 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। 79 तो इसे ही कंट्रोल्ड एडमिशन कहते हैं। मतलब गलती मान भी ली और अपनी एक हीरोइक इमेज भी बना ली। एग्जैक्टली ये एक क्लासिक डैमेज कंट्रोल की रणनीति है। आप उस सच को मान लेते हैं जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर, अपनी कहानी के साथ पेश करते हैं। इशाक डार के शब्दों पर गौर करें। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन्स न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो फोकस हमले पर नहीं, कामयाब डिफेंस पर डाला जा रहा है। बिल्कुल। और ये शिफ्ट जरूरी क्यों है? मतलब उनके पिछले एब्सोल्यूट डिनायल वाले स्टैंड से ये जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? देखिए, कई देशों जैसे पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि कई बार इजराइल की भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा होता है कि वो एब्सोल्यूट डिनायल की पॉलिसी पर चलते हैं। अच्छा। उनका सिद्धांत है कि चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, आखिरी पल तक अपनी जनता और दुनिया के सामने सच नहीं मानना है, ताकि देश का मोराल बना रहे। उस डॉक्ट्रिन से हटकर ये मानना कि हाँ, 80 ड्रोन्स का एक मैसिव अटैक हुआ था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पर सवाल वही है, अब क्यों? महीनों बाद ये कंट्रोल्ड एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई अंदरूनी दबाव था या कोई बाहरी? मेरे हिसाब से दोनों का मिश्रण है। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी सेना पर भी सवाल उठ रहे थे। सोशल मीडिया और कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में सबूत सामने आ रहे थे। हाँ, और फौज की चुप्पी पर लोग बात तो कर ही रहे होंगे। दबी जुबान में ही सही पर कर रहे थे। लेकिन बड़ा कारण बाहरी है। जब आप आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांग रहे हो, अमेरिका से मिलिट्री एड की उम्मीद कर रहे हो और सऊदी अरब से निवेश चाहते हो, तो आप एक ऐसे देश के तौर पर नहीं दिख सकते जो हकीकत से मुंह मोड़ता है। एग्जैक्टली। शायद उनके सहयोगियों ने ही उन्हें सलाह दी हो कि इस मुद्दे पर एक बिलीवेबल नैरेटिव बनाकर इसे खत्म करो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या और इसकी वजह क्या बनी? ये हमारे एस्पिरेंट्स के लिए बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले से। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को जवाबी कार्रवाई लॉन्च की और ये ऑपरेशन 7 से 10 मई 2025 तक चला। ये 4 दिनों का एक बहुत ही गंभीर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। और उस समय पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? वो दुनिया को क्या बता रहे थे? उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से इनकार मोड में था। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि भारत ने केवल नागरिक क्षेत्रों यानी सिविलियन एरियाज पर कुछ हमले किए हैं और उनके किसी भी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबूत तो थे, और सिर्फ सैटेलाइट इमेजेस ही नहीं। सबूतों की कोई कमी नहीं थी, और यही आज के दौर की हकीकत है। सबसे पहले हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस आ गईं, जिनसे नूर खान एयर बेस पर हुए भारी नुकसान का साफ पता चल रहा था। तस्वीरों में क्या दिख रहा था? तबाह हुए हैंगर्स, रनवे पर बने गड्ढे और जली हुई इमारतें साफ दिख रही थीं। ये तस्वीरें दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट के पास थी और इन्हें झुटलाना नामुमकिन था।
और सोशल मीडिया का भी इसमें एक बड़ा रोल था, जैसा कि आजकल हर कॉन्फ्लिक्ट में होता है। बहुत बड़ा रोल। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर पाकिस्तानी नागरिकों के वीडियोस ना होते तो शायद पाकिस्तान इस खबर को दबाने में काफी हद तक कामयाब हो जाता। अच्छा। हाँ, पाकिस्तानी नागरिकों ने ही अपने घरों की छतों से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। ये वीडियोस वायरल हो गए, जिनमें नूर खान बेस पर मिसाइलें गिरती और धमाके होते हुए साफ दिख रहे थे। मतलब फर्स्ट हैंड अकाउंट। बिल्कुल। एक वीडियो में तो कोई साफ कह रहा था, भाईजान नूर खान बेस में आके घेरा है ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जब आपके अपने नागरिक ही आपकी सरकार को आईना दिखाने लगें, तो झूठ को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। एक और वीडियो की बात भी होती है जो शायद सबसे बड़ा सबूत था, और जो खुद पाकिस्तानी सेना की तरफ से आया था। हाँ, और वो उनकी घबराहट का सबसे बड़ा सबूत था। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता DGISPR का एक वीडियो बयान आया था, जिसे कुछ ही घंटों में हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। हाँ, उस वीडियो में प्रवक्ता खुद ये स्वीकार कर रहे थे कि भारत ने नूर खान, मुरीद और शोरकोट बेस पर मिसाइल हमले किए हैं। वो कह रहे थे भारत ने अपने तैयारों से मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। ये तो सीधा सीधा कबूलनामा था, जिसे उन्होंने खुद ही लीक कर दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस वक्त पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में कितना केओस और पैनिक था। उस घबराहट में उन्होंने ये भी झूठा दावा कर दिया कि भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइलें दागी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब उस फॉग ऑफ वॉर का नतीजा था। लेकिन एक बार जब वो उस शुरुआती पैनिक से बाहर निकले, तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी के तहत एब्सोल्यूट डिनायल का नैरेटिव सेट कर दिया। तो सबूतों को दबाना, एक झूठी कहानी बनाना, बिल्कुल। ये साफ तौर पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मामला लगता है। प्रिसाइसली। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं होता। इसका मतलब है अपने स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी कहानी को ही कंट्रोल करना। राइट। इसमें सच, आधा सच और झूठ सब कुछ इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान अब यही कर रहा है। महीनों बाद वो एक नई आधिकारिक कहानी गढ़ रहे हैं। इस नई कहानी में वो खुद को पीड़ित भी दिखा रहे हैं और साथ ही विजेता भी। और ये नैरेटिव पाकिस्तान में इतनी आसानी से कैसे चल जाता है? मतलब क्या मीडिया या विपक्ष सैटेलाइट तस्वीरों जैसे सबूतों पर सरकार से सवाल नहीं करता? यही पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति की हकीकत है। वहां एक मजबूत और आजाद विपक्षी मीडिया की बहुत कमी है। ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस या तो सरकार के नियंत्रण में हैं या सेना के। और विपक्ष? बड़े विपक्षी नेता जेल में हैं। ऐसे में सरकार के नैरेटिव को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कोई पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इशाक डार से ये नहीं पूछेगा कि अगर सिर्फ एक ड्रोन से मामूली नुकसान हुआ तो सैटेलाइट तस्वीरों में पूरी एयरबेस तबाह क्यों दिख रही है। तो सवाल जवाब की गैर मौजूदगी में नैरेटिव सेट करना आसान हो जाता है। बहुत आसान। क्या पहले भी पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? इसका सबसे बड़ा और क्लासिक उदाहरण 1971 का युद्ध है, जब भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका पर कब्जा कर लिया था और बांग्लादेश एक आजाद देश बन चुका था। हाँ। उसके हफ्तों बाद तक पाकिस्तानी सरकारी रेडियो और अखबारों में ये खबर छपती रही कि ढाका में जंग जारी है और हमारी बहादुर फौज दुश्मनों को खदेड़ रही है। हफ्तों तक? जी, हफ्तों तक वो अपनी जनता को अंधेरे में रखते रहे। उस ऐतिहासिक झूठ के मुकाबले आज का ये आधा अधूरा कबूलनामा भी एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। इस तरह की मल्टीलेड एनालिसिस, जहां आपको फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और जियोपॉलिटिकल एंगल्स सबको जोड़ना पड़ता है, यही यूपीएससी मेंस की डिमांड है। और इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए सही रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहीं पे मेंटर एट होम आपकी मदद करता है। हम टॉप क्वालिटी नोट्स, टेस्ट्स और PYQ एनालिसिस देते हैं जो तैयारी को स्मार्टर और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि एनालिसिस करना सिखाना है। एग्जैक्टली। और भी रिसोर्सेज के लिए हमारी मेंटो एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको फ्री टेस्ट्स, नोट्स और 50,000 से ज्यादा MCQs मिलेंगे, जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। चलिए अब चर्चा पर वापस आते हैं। जरूर। पाकिस्तान अपने देश में तो ये नैरेटिव बना रहा है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला तो नहीं था। अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बड़े खिलाड़ी इस पूरे मामले को कैसे देख रहे थे? उनकी क्या भूमिका थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही पैनिक मोड में थे। पैनिक मोड? हाँ, वो किसी भी कीमत पर इस तनाव को फुल स्केल वॉर में बदलते हुए नहीं देखना चाहते थे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने दिल्ली और इस्लामाबाद के कई चक्कर लगाए। दोनों के अपने अपने हित क्या थे? पहले अमेरिका की बात करते हैं।
पाकिस्तान की इतनी गलतियों के बावजूद अमेरिका उसे हमेशा क्यों बचाता है? देखिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान आज भी दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति यानी स्ट्रेटेजिक एसेट है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, अफगानिस्तान। तालिबान की वजह से। हाँ, तालिबान से बातचीत और वहां नजर रखने के लिए। दूसरा, चीन। सी पैक पाकिस्तान से होकर गुजरता है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। और तीसरा, काउंटर टेररिज्म। लेकिन अमेरिका जो ये मदद दे रहा है, क्या ये बिना किसी शर्त के है? क्या वो पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर कोई दबाव नहीं डाल रहा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अमेरिका कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाता है। वो पब्लिकली पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसे मिलिट्री और फाइनेंशियल एड भी देता रहता है, ताकि वो पूरी तरह से चीन के पाले में ना चला जाए। एग्जैक्टली। हमले के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री को जो भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए अमेरिका ने लाखों डॉलर के पैकेज भी दिए हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी हरकतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब तो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानता है, ऐसे में आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सऊदी अरब की विदेश नीति में खासकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। उनकी पॉलिसी अब आइडियोलॉजी ड्रिवन कम और इकोनॉमी ड्रिवन ज्यादा है। विजन 2030। बिल्कुल। उन्हें अपने विजन 2030 को पूरा करना है, जिसके लिए रीजनल स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है। उन्हें डर था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई तो पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी। और पाकिस्तान उनके लिए और किस तरह से जरूरी है? सऊदी अरब पाकिस्तान को एक तरह से अपनी रेंटेड आर्मी के तौर पर देखता है। अच्छा। उन्हें जब भी यमन में लड़ने के लिए या ईरान के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता तो वो सऊदी अरब की किसी काम का नहीं रहता। सही बात है। इसलिए सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों से कई बार बात की। वो चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ठंडा पड़ जाए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक बड़ा फायदा ये है कि आज भी कई बड़ी शक्तियां अपने भू राजनीतिक हितों के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती हैं। इन मिलती रहती है। और इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात भी साफ हुई कि सऊदी अरब और अमेरिका इस तनाव को लेकर कितने चिंतित थे। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है जो इस क्षेत्र में हमेशा चलता रहता है। तो आज हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर एब्सोल्यूट डिनायल से हटकर अब कंट्रोल्ड एडमिशन के एक नए नैरेटिव की ओर बढ़ रहा है। और इसके पीछे उसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हैं। हमने उन ठोस सबूतों पर भी बात की जो एक अलग ही कहानी बताते हैं, सैटेलाइट इमेजेस से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के वीडियो तक। ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में सच को छुपाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये समझा कि कैसे अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश अपने हितों के लिए इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। दिस रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर। और वो क्या है? तो सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान को हर बार अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों का सहारा मिल ही जाता है, तो क्या भविष्य में भारत को अपनी जवाबी कार्रवाई की रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्या सिर्फ सैन्य जवाब काफी है या नैरेटिव वॉरफेयर में जीतना ज्यादा जरूरी हो गया है? एक बहुत ही जरूरी सवाल जिस पर हमारे एस्पिरेंट्स को जरूर सोचना चाहिए। अपनी तैयारी को और धार देने के लिए और ऐसे ही हाई क्वालिटी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।